इमरान खान देखेंगे ये मुख्तलिफ इमरान खान आने लगा। मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म सूबे के IG को उठाएगा, वफाकी हुकूमत बरतरफ हो सकती है। इनसे इनका हिसाब लिया जाएगा। गैर एलानिया माशाल्लाह से गुजर रहे हैं। इनको पता नहीं कि ये किस आग से खेल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक एक तरफ रह गई। कराची में कैप्टन सफ्तर की ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तारी का मामला, मुल्की सियासी बहस जो है वो पूरी इस इशू के गिर्द घूम रही है। आज 3 रोज हो चुके हैं, लेकिन इस मामले पर बहस थमने का नाम नहीं ले रही। और अब तो अपोजिशन ने बिल्कुल एक पूरी हिकमत अमली के साथ वज़ीर आज़म को टारगेट करना शुरू कर दिया है। और अपोजिशन ये कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद से बैठ के सारे वाक़े के पीछे वो थे। और अब इस सारी सूरत हाल में नाजरीन, सिंध बार कौंसिल की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट से यह मुतालबा किया गया है कि इस वाक़े पर अज खुद नोटिस लिया जाए। और नाजरीन, अब इसमें हो ये रहा है कि अपोजिशन पूरा इस मामले को लेकर उन्होंने एक महाज खड़ा कर दिया है। इस मामले पे बिल्कुल वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरह मैंने कल के प्रोग्राम में बात की थी कि छोटी छोटी गलतियां होती हैं किसी भी तहरीक के दौरान, छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं जो पूरी तहरीक का रुख बदल देते हैं। और कराची वाक़े ने भी इसमें काफ़ी ज़्यादा एक डिफाइनिंग इवेंट इस पूरी मूवमेंट के अंदर अभी तक एक साबित हो रहा है, लाहौर में बगावत के मुकदमों के बाद। और अब कोयटा का जलसा भी आने वाला है, उस जलसे के अंदर भी अपोजिशन इसी नैरेटिव को लेके, इसी तरह की चीज़ों को लेके आगे बढ़ेगी। इदारों को फिर से टारगेट किया जाएगा। लेकिन इस सारे मामले की वजह क्या है? छोटी सी एक मिस हैंडलिंग, छोटी सी एक कोताही। बहरहाल रिपोर्ट्स आ जानी है। मुराद अली शाह साहब तो बड़ी बातें कर रहे हैं, वो बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो बयान नहीं की जा सकती। वो कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत के हवाले से भी हमें बताया गया कि आपकी हुकूमत को भी खतरा हो सकता है। इस तरह की चीज़ें भी की गई हैं। अब ये मामला कहाँ जाके रुकेगा, ये आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और बात होगी इमरान खान साहब की, जो पिछले हफ्ते तक कह रहे थे कि अब आपको एक बदला हुआ इमरान खान नजर आएगा। अपोजिशन के वो रहनुमा जो जेलों में हैं, उन्हें आम कैदियों वाली जेलों में रखा जाएगा। लेकिन आज ही लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब को, जो कि मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं, उन्हें जेल में B क्लास मिल चुकी है। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब जो कहते थे कि मैं जो मेरे अपने मातहत इदारे हैं उन्हें भी इस्तेमाल करूंगा इनके खिलाफ, कि वो चीज़ें लेकर आएँ, करप्शन जो भी इनकी है वो सामने लेकर आएँ। और इसमें भी आपने देख लिया कि PM के मातहत इदारों के थ्रू ही जो कराची के अंदर मुबैना तौर पर अब तक जो कुछ हुआ वो भी आपने सब कुछ देख लिया है। बहरहाल अब आने वाले दिनों में तहरीक जो है वो किस तरह से इवेंट्स ये चीज़ें शेप अप करेंगी, या हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन कर रही है आलिया हमजा मलिक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली है। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं। हसन मुर्तज़ा साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब में पार्लिमानी लीडर हैं। और ताहिर अशरफी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पर, जो कि वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हैं बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर। आज वो प्राइम मिनिस्टर से मिले भी हैं, उनकी क्या बातचीत हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ, ओवरऑल जो आज तक जो पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है इस पर वो भी उनसे जानेंगे। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं अपोजिशन जो आज एक बना रही है बिल्डअप इस सारे मामले को, कराची के मामले को लेकर। आज जो शाहिद हकान अब्बासी साहब और एहसन इकबाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने इस सिचुएशन पे प्राइम मिनिस्टर की तरफ सारा मामला PM पे डाल दिया है, वज़ीर आज़म पे डाल दिया है। वो क्या कह रहे हैं जरा सुन लें जी। इस मुल्क के एक वफाकी इदारे के एहलकारों ने IG पुलिस के घर का मुआसरा किया, एक और वफाकी इदारे के एहलकारों ने IG पुलिस को साथ ले गए। जो उन पर बीती वो वक्त बताएगा। ये वफाक और सूबे के दरमियान टकराव है, ये मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने की बात है। तो चाहिए ये था कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म सूबे के वज़ीर आला को टेलीफोन करता, उनसे हकीकत जानने की कोशिश करता। मुल्क का वज़ीर आज़म सूबे के IG को उठाएगा या वो मुल्क के मामला तय करेगा। ये इतनी संगीन आइन शिकनी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसका सुओ मोटो नोटिस ले तो इस जुर्म के ऊपर वफाकी हुकूमत बरतरफ हो सकती है। एहसन इकबाल साहब तो बड़ी ख़तरनाक बात कर रहे हैं कि इस पर अगर सुओ मोटो नोटिस हो जाता है तो ये आइन शिकनी है, इस पर वफाकी हुकूमत बरतरफ भी हो सकती है। अब पीपल्स पार्टी जो इस पर बात कर रही है, वो भी पीपल्स पार्टी भी प्राइम मिनिस्टर की तरफ इशारा कर रही है। नफीसा शाह साहिबा ने, जो कि पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात हैं, आज प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या बात की इस इवेंट से मुतालिक, जरा ये भी सुन लें। ये 1.5 दिन का क्राइसिस था जिसमें IG और इदारों का आपस में बज़ाहिर एक तसादुम था और वज़ीर आज़म गायब थे। क्या वो इस पूरे क्राइसिस में 12th मैन का किरदार अदा कर रहे थे?
और ड्रेसिंग रूम में छुपे हुए थे या बॉल टैंपरिंग कर रहे थे या साजिशें कर रहे थे, वो इस ओहदे के मुस्तहिक नहीं है। तारिक फजल चौधरी साहब, मैं पहले आपकी तरफ आऊंगा। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस ले लेती है तो प्राइम मिनिस्टर की या वफाकी हुकूमत की बरतरफी भी हो सकती है, ये आइन शिकनी थी। अभी तक तो ये चीजें साबित हुई नहीं है, ना वज़ीर आला सिंध ने तहकीकाती कमेटी अभी तक नोटिफाई की है, ना ही आर्मी चीफ ने जो रिपोर्ट मंगवाई थी ना वो अभी तक आई है। कैसे आप पहले इस नतीजे पे पहुंच गए कि वफाकी हुकूमत जो है वो चला रही है सारा कुछ, इमरान खान साहब कर रहे हैं और उनकी हुकूमत भी जा सकती है सारे मामले पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस वाक़े के अंदर जिन इदारों का नाम जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से लिया गया और उसके बाद आर्मी चीफ ने भी इसके ऊपर कोर कमांडर कराची को ये कहा कि आप भी इस पर तहकीकात करें, और उसके बाद जो सूबाई हुकूमत है उन्होंने कहा कि हम अपनी एक कमेटी तश्कील देंगे। अब इसमें जो इदारे जिनका नाम लिया गया, जो किसी न किसी तरह जिनका किरदार इस पूरे वाक़े में है, उसमें कुछ इदारे और कुछ महकमे ऐसे हैं जो सूबाई हुकूमत के अंडर हैं, कुछ ऐसे हैं जो वफाकी हुकूमत के अंडर है, और वफाकी हुकूमत का जो चीफ़ एग्जेक्टिव है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और अब आपका रेंजर्स है वो बराह रास्त आपके जो वज़ीर दाखिला हैं वो उसके इंचार्ज हैं। अगर और कोई इंटेलिजेंस का इदारा है उसके इंचार्ज जो हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर हैं। तो वफाकी हुकूमत बराह रास्त ज़िम्मेदार है अगर किसी भी वफाकी इदारे का इसमें किरदार है। और उसके बाद जो सूबाई इदारे हैं, सूबाई जो पुलिस है, बाकी जो इदारे हैं सूबे के, उनका जो किरदार है या उनके साथ जो हुआ या जो बयानात वो अपने देंगे उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो सूबाई हुकूमत की है। अब सूबाई हुकूमत का भी आपने नफीसा शाह साहिबा को सुनाया, वो अपनी जमात का, अपनी गवर्नमेंट का, अपने सूबे का नुक्ता नज़र दे रही थी, और इन्होंने जो एहसन इकबाल साहब ने और शाहिद खाकान भाई साहब ने जो बताया, वफाक ने क्या इसमें कोताही बरती। आप देखें कि इस पूरे साइनेरियो में आपको वज़ीर आज़म कहीं नज़र नहीं आएंगे। वाई ही सो इर्रेलेवेंट, वो इतने लाताल्लुक और इतने आप ये कहें कि सीन से ही गायब हैं, जैसे हैं ही नहीं, जैसे मौजूद ही नहीं है। ठीक, तो ये बड़ी अजीब बात है। और दूसरी बात ये है जो आपने कहा कि हुकूमत बरतरफ हो सकती है, मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम था, पनामा का जो पूरा स्कैंडल आया उसमें जिन फ्लैट्स का जिक्र आया वो उनके बेटे के नाम पे थे, नवाज शरीफ का नाम नहीं था। लेकिन नवाज शरीफ को घर भेज दिया गया, वफाकी हुकूमत बरतरफ कर दी गई हमारी कि जी मियां नवाज शरीफ के पासपोर्ट पे अकामा लगा हुआ है दुबई का, वीज़ा लगा हुआ है दुबई का, तनख्वाह मुमकिन जो बेटे से ले सकते थे उन्होंने नहीं ली। इस बात पे तो हुकूमत घर जा सकती है। और जब दो इदारे आपस में टकरा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, पूरे का पूरा सूबे की पुलिस हड़ताल पे जा रही है, छुट्टियां ले रही है, और इतनी आप ये कहें कि हालात वहाँ तक पहुँचाए जा रहे हैं कि जो मैं समझता हूँ कि जिनको बयान खुले अल्फाज में करना मुश्किल है। ठीक है, चले आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। चौधरी साहब पूछे प्राइम मिनिस्टर से तो क्या जवाब देंगे? ठीक है, चले अभी तक तो ये चीज इंक्वायरी रिपोर्ट में साबित किसी में नहीं हुई, जब साबित हो जाएगी उसके बाद इसकी इंप्लीकेशंस पे भी ज़ाहिर बात की जाएगी। आलिया हमजा मलिक साहिबा जो बात करें, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये बड़ा रेलेवेंट पॉइंट है कि सारे मामले में, सारी सिचुएशन पे प्राइम मिनिस्टर हमें बिल्कुल ही ला ताल्लुक गायब नजर आए सारे सियासी मंजरनामे से, और रेंजर्स जो है वो वफाकी हुकूमत के मातहत है, वो आर्मी चीफ के मातहत नहीं है। आप अगर नोटिस ले लेते इस मामले पे, आपको बात करनी चाहिए थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ। आर्मी चीफ ने अच्छा काम किया, वो सामने आए सारी कंट्रोवर्सी को जो है सेटल करने के लिए, सारे मामले को। खान साहब कहाँ गायब हैं सारे सिनेरियो से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू समर। एक छोटी सी चीज़ है, इस स्टूडियो में कोई घुस आते हैं, कोई आपके गुंडे, कोई वो करके आके तोड़ फोड़ करते हैं, नारेबाजी करते हैं। सही है। आपको लगता है कि ये हुल्लड़बाजी है? आपको लगता है कि इसके अगेंस्ट कोई FIR दर्ज होनी चाहिए? आपको लगता है कि ये कोई आइन की खिलाफ वर्जी की है? यहाँ पर मतलब मैं बड़ी हैरान हुई इस ऑपोजिशन के ऊपर। इनके लिए दरवाज़ा जो टूटा है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन मज़ार, कायद के मज़ार का तकद्दुस इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। वहाँ की हुल्लड़बाजी, वहाँ का सिर्फ एक सेकंड में सारी चीज़ें मैं बन ये बात 3 दिन से हो रही है। देखिए, और ये बात बड़ी क्लियर है कि वायलेशन की है कैप्टन सत्तर साहब ने, उनके खिलाफ FIR बिल्कुल ठीक हुई है, उनकी सजा भी बनती थी। मेरी एक बात, ये मिसहैंडलिंग की बात है। जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, जिस तरीके से आधी रात को मुबैना तौर पर IGs को उठाया गया, ये उस मामले की बात हो रही है। मैंने यही इसीलिए एक आम बंदे की मिसाल दी है। कोई आम बंदा यहाँ पर एंटर होता, 15-20 लोगों के साथ हुल्लड़बाजी करता, नाराबाजी करता, तोड़फोड़ करता, आपको गालियां निकालता, मुझे निकालता, किसी और को निकालता, हम उसके अगेंस्ट तो एक्शन लेते, उसको मार मार कर हम यहाँ से उठा के बाहर फेंक देते। लेकिन चूंकि
क्योंकि वो शाही खानदान था, उनकी तो बेइज्जती हो गई। ये तो तूफान खड़ा हो जाना चाहिए था, इस पे ही तो छुट्टी पर जाना चाहिए था, बिल्कुल उस पे छुट्टी पे नहीं जाना चाहिए था कि राव अनवार उन्हीं की सपोर्ट करता था। जब JIT पे वही जो IG थे वो टेम्परिंग करते हुए उन्हीं को इसी सुप्रीम कोर्ट ने वो किया था। पे खड़ा नहीं हुआ, तूफान ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तारी पे हुआ है। मैं सारी बातों की तरफ आ रही हूँ। फिर आप आ जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब तो इन्हें गायब नजर आ गए। ये मंजर पे कहां से आ गए? 35 घंटे गुजर गए, सिंध हुकूमत गायब। 18वीं अमेंडमेंट मरसों सिंध देसो, 18वीं अमेंडमेंट ना देसो, लेकिन 35 घंटे गुजर गए, ना बिलावल ना मुराद अली शाह साहब। कल आए, मुराद अली शाह साहब की स्टेटमेंट कोई और थी, बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट कोई और थी। बाद में इजहारी यकजहती करने जाते हैं। गुजरांवाला के जलसे में मेरे फौज के सरबराह के ऊपर जवाब दो, गालियां दो, फलाना करो। यहां पर आपके एक IG की सेनेटी, आपके एक IG का एहतराम मेरे फौज के सरबराह से बढ़कर होता है? ये किस किस चीज का हमें जवाब देंगे? आज आपका इंडियन मीडिया क्या कोट करे? वो ये कोट करे आर्मी और पुलिस के दरमियान, सिंध पुलिस के दरमियान रात गए तक क्लैशेस रहे। 18 CNN इंडिया रिपोर्ट क्या कर रहा है? सारी वजह क्या है? सुपरमेसी, सिविलियन सुपरमेसी। आखिर में आपसे तो आपका एक IG नहीं इंडिया था जो आजाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने पर भी बड़ा उसने मामले को उठाया था। कि आपके IG को किडनैप किया गया, आपके IG ने खुद ये काम किया। उसके बाद जब छुट्टी पर चले गए, कौन छुट्टी पर चले गए? आप मनाने जाते हैं, वो नहीं मानते। दो इदारों की बात हो रही है, वो मान जाते हैं। जिन दो इदारों की बात हो रही है वो खान साहब के मातहत है। हमारे मातहत है ना। सिंध पुलिस ये IG बड़े शौक से लगाया था। ये IG वही जिन्होंने उठाया, मुबैयना तौर पर जिन्होंने उठाया उनकी बात कर रहा हूं। मेरी एक बात सुने, जिनकी तरफ उंगलियां उठाई जा रही है मैं उनकी बात कर रहा हूं। मेरी बात सुन ले। चीफ ने कह दिया कि हम इस पर इंक्वायरी बिठा रहे हैं। इन्होंने खुद कह दिया हम इंक्वायरी बिठा, या तो इंक्वायरी का इंतजार कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा। मुझे देखें, मैं तो अभी भी आपको ये कह रही हूँ, आप एक सस्पेक्ट कर रहे हैं। आपने क्या किया? पहले इन्होंने क्या कोशिश की? समझ, मैं आपको इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हूँ ना। इनका क्या है, आकर ये पहले फौज को, सबसे पहले तो ये गुलाब जामुन खाने जाएंगे, मिन्ते तरले करेंगे, लूडो खेलने जाएंगे चीफ साहब के पास, उसके बाद ये उनको गालियां निकालेंगे। जब फिर भी इनकी किसी चीज का कोई नोटिस नहीं लेंगे तो ये क्या करेंगे? ये ऐसे ड्रामाबाजी करेंगे, ड्रामाबाजी करके अपनी अटेंशन सीख करेंगे। अच्छा, मुझे अपना इस वाकये पे जरा बताएं, आपके रेंजर्स किसके बात है? देखिए, मेरी एक बात सुन लें। अभी क्या हमने ये कह दिया है कि ये हमला आपने किया है या मैंने किया है या किसी और ने किया है? लेट द इंक्वायरी रिपोर्ट कम। रेंजर्स भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है, ये पाकिस्तान भी हमारा है। देखिए, ये पाकिस्तान भी हमारा है। हम इन लोगों की तरह डील के लिए, हम इन लोगों की तरह, हम करप्शन बचाने के लिए हम कभी भी ये हरकतें नहीं करेंगे। हम कभी भी इस लेवल तक नहीं जाएंगे। हम कभी भी इंडियन मीडिया को शादियाने बजाने नहीं देंगे। इंडिया ने पीएमएजे के खिलाफ एफआईआर पर भी शादियाने बजाए थे। पॉलिटिक्स के ऊपर, सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स के ऊपर ये सारी रिपोर्ट्स हैं, ये सारी रिपोर्ट्स हैं। ये सबको देखनी चाहिए कि इंडियन चैनल्स क्या कह रहे हैं, कौन कौन से न्यूज़पेपर आज रीजन के क्या कह रहे हैं, ये किस तरह के। आप सबसे ज्यादा पाकिस्तान के नैरेटिव को नुकसान पहुंचा था जब वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ। सबसे ज्यादा डैमेजिंग वो चीज थी, पहुंचा था सबसे ज्यादा डैमेजिंग वो चीज थी। आर्मी के ऊपर आपके 22 मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया के अंदर से ज्यादा, वही बता रही हूं, जब आपके 22 जवानों की लाशें उठाई जा रही होती हैं और वहीं पर आपकी फौज को गाली दी जा रही है। बिल्कुल गलत है, मैं इस बात को कह रहा हूं, बिल्कुल गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है, सिर्फ इतनी बात सुन ले। इन्होंने पहले कोशिश ये की बगावत करवाने, देखिए इन्होंने पहले कोशिश की कि पहले फौज और फौजियों के दरमियान बगा, अब इन्होंने कोशिश की सिंध पुलिस के दरमियान और ये रेंजर्स के दरमियान। ये दे आर जस्ट पॉलिटिसाइजिंग एवरीथिंग। को क्या सिंध हुकूमत ने रात को 4 बजे जाके उठाया? देखिए, मेरी तो बात सुनिए, ये तो सिंध हुकूमत को इतने नाअहल वो लोग इतनी बड़ी हैरान को नहीं, आप उन पे डाल रहे हैं कि उन्होंने किया। अच्छा, मैं दोबारा जरा आता हूं आपकी तरफ। हमें कहते हैं इनके वजीर आला को कुछ पता नहीं है। तारिक फजल चौधरी साहब, अब सारी सूरत हाल आपने सुन लिया, गवर्नमेंट का मौक़िफ़ आपने सुन लिया, अब आगे कैसे लेके चलेंगे सारे मामले को? इंक्वायरी रिपोर्ट तो शायद 1-2 दिन तक आ जाए, उसके बाद भी फिर आप इसी मामले पे ही अब आपकी तहरीक बिल्डअप होगी आगे, चूंकि कोयटा का जलसा होना है, वहां मियां साहब ने फिर से खिताब करना है। देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा एहतराम भी है आलिया साहिबा का, और आज उससे ज़्यादा इनसे हमदर्दी भी महसूस हो रही है, क्योंकि जब इंसान के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता तो फिर वो ताने कोसने रिवायती अंदाज से शाही ख़ानदान फलाना ख़ानदान,
और मज़ार कायद, फिर ये आगे पीछे की बातें कंटेंट पे नहीं आएंगे। पहली बात तो ये उस वाक़े पे नहीं आएंगे कभी भी। दूसरी बात ये कि वाक़े पे आएंगे तो इतने बौखलाए हुए होंगे कि अपनी लीडरशिप के लिए और इदारों के लिए एम्बेरसमेंट का सबब बनते हैं उनके बयानात जो ये अभी दे रही हैं। बहुत सारी बातें पर्दापोशी में हो रही हैं, सिंध गवर्नमेंट भी पर्दापोशी कर रही है, हम लोग भी नहीं चाह रहे कि बहुत सारी बातें अलग हो। अब आईजी को कौन रोक सकता है कि वो खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि मुझे फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ इदारे ने मुझे अगवा किया, मुझे घर से उठाया। लेकिन वज़ादारी होती है, इदारे मिल के पाकिस्तान के लिए लड़ते रहे हैं, कराची में अमन के लिए लड़ते रहे हैं, शहादतें दी हैं पुलिस ने भी, रेंजर्स ने भी, इंटेलिजेंस के इदारों ने भी। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बिल्कुल, अगर वो एक एहतराम के रिश्ते में चल रहे हैं और तरीके से चल रहे हैं, वज़ादारी से जो कि चलना चाहिए, तो ये जो गवर्नमेंट के तर्जुमान हमारी काबिल एहतराम आलिया जिस तरह उन्होंने बयान दिया है, तो ये तो ऐसे अल्फाज से खेलना, डंक टपाना, वक्त गुजारना, प्रोग्राम का आधा घंटा पूरा करना, इससे ज़्यादा इसकी कोई हकीकत नहीं है। मैं आपको अर्ज़ करता हूँ जी, बड़ी मुख्तसर बात यह है कि ये जो कह रही हैं जनाब के आर्मी चीफ को किसी ने गालियाँ नहीं दी। कठपुतली हुकूमतें हमेशा इदारों के पीछे छुपती हैं, जब नाअहल और नालायक होती हैं तो उन्हें कोई चीज़ चाहिए होती है छुपने के लिए। अब ये कोई दुनिया की बात करें, वो जी फ़ौज को गालियाँ दे रहे हैं। मैं गुजरांवाला के जलसे में मौजूद था, वहाँ फ़ौज के जो जवान और अफसरान शहीद हुए, उन्होंने खून बहाया अपने इस मुल्क के लिए, उनको सलाम पेश किया गया, उनकी माओं को सल्यूट किया गया। जो आपके बॉर्डर्स की हिफाजत करते हैं उन्हें खड़े होकर सब ने खराज तहसीन पेश किया। लेकिन मैं पूछता हूँ आपसे, आलिया बीबी से, तमाम देखने वालों से, कि क्या जनरल मुशर्रफ किसी एक जवान को कहे कि तुम जाके शहादत दो, अपनी जान की नजराना दो और मैं मुल्क में मार्शल लॉ उसके बदले लगा दूंगा? वो अपनी जान का नजराना देगा? वो एक बोतल खून की नहीं देगा। वो कहेगा कि मैं अपनी जान का नजराना तुम्हारे 9 साल 10 साल इक़्तिदार के लिए नहीं दे सकता। दिस इज द डिफरेंस। चले, ये आइन शिकनी, इसमें बात होती है हमेशा। वो मुशर्रफ ने की हो, वो अयूब खान ने की हो, वो यह्या खान ने की हो, वो ज़िया ने की हो, आप फौज के खिलाफ हैं, फलां के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात मैं आपको एक बात बताता हूं जी, कि ये जो मुंह धो के जनाब पूरी, मैं आलिया बीबी को नहीं कह रहा, मैं बड़ा एहतराम है, पूरे इनके तर्जुमान आ जाते हैं। वो जो करप्शन बचाने का एक ड्रामा है, देखिए मेरी एक बात सुने, 2.5 साल हो गए, को खौफ खुदा करें आप लोग। ये नारे कब तक आप लगाएंगे? करप्शन बचाने का ड्रामा हम एहतसाब कर रहे हैं। ओ भाई, जो लोग सर्टिफाइड पक्के चोर आपकी काबीना में बैठे हैं, ठीक है, जिन्होंने दवाइयां महंगी की, 6 अरब रुपया दवाइयां बनाने वाली कंपनियों से लिया, इस पे मैं आऊंगा जरा, मैं दूं आपको, इस पे मैं आऊंगा जरा, मैं आपको देता हूं। इस पे आगे चल के हम डिटेल में बात करेंगे, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे, के खिलाफ इस पे हम डिटेल में बात करेंगे आगे चल के। जरा मुझे जरा हाफिज साहब ने दोबारा ज्वाइन किया है सुप्रीम कोर्ट से, मैं दोबारा आ रहा हूं जरा आपकी तरफ। खुदा करे तो साहब, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे आगे चल के, बात मैं करूंगा। मुझे एक मैं दोबारा आपकी तरफ अगर आ जाऊं, एक मिनट है आपके पास, मैं आपकी तरफ जरा हाफिज साहब का मौका लेके आपकी तरफ अगर आ जाऊं, का मौका दे दे। इंडियन चैनल्स ने यार सिर्फ मैं 30 सेकंड दे रहे हैं आप। चले ठीक है, चले बात। इंडियन चैनल्स ने बहुत ज्यादा शादियाने बजाए थे जब इमरान खान साहब ने मोदी के जीतने की दुआ को थी और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया था। इंडियन चैनल्स ने बड़े शादियाने बजाए थे। इंडियन चैनल्स ने उस वक्त भी बड़े शादियाने बजाए थे जब इमरान खान साहब ईरान जाके कह रहे थे कि मेरे मुल्क पाकिस्तान की सरजमीन आपके खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हुई है। चले, मैं जरा मुझे शर्मिंदा हूं मैं इस बात के ऊपर। चले, मैं जरा हाफिज साहब का मौका ले लूं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। बात करते हैं आप, ठीक है हाफिज साहब, आपको पता ही नहीं है हो क्या रहा है। हाफिज ताहिर अशरफी साहब, आपकी आज प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, ये कराची वाला वाकया जो है, जिस तरह से मिस हैंडलिंग हुई और अपोजिशन को पूरा एक मटेरियल मिल गया है अपनी तहरीक को ज्यादा तकवीयत देने के लिए, अभी तक इसमें प्राइम मिनिस्टर का मौक़िफ़ सामने नहीं आया। अपोजिशन भी आज पूछ रही है कि प्राइम मिनिस्टर कहाँ है, वो क्यों नहीं बोल रहे सारे मामले पे। क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर इस सारी सिचुएशन पे, उनका क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, मेरी तो प्राइम मिनिस्टर साहब से कुछ और मौज़ूआत पर जो है वो मुलाकात हुई और उसके ऊपर हमने जो भी मुल्क में बैनुल मसालिक बैनुल मज़ाहिब हम मांगी और जो हमारे बरादर इस्लामी ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, उनके साथ ताल्लुकात और वहाँ पर जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं उनके जो मसाइल हैं उनका हल, इसके ऊपर बात हुई। मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता रात के बाद अब ये बहस जो है ये ख़त्म हो जानी चाहिए कि बिलावल साहब ने अपील की आर्मी चीफ से और DGISI से कि जी आप इसकी तहकीकात करवाएं
आर्मी चीफ ने उसके बाद तहकीकात के लिए ऐलान कर दिया, कोर कमांडर कराची उसकी तहकीकात कर रहे हैं। अब जो हकीकत होगी वो सामने आ जाएगी। बिल्कुल, मेरा अपना ये ख्याल है कि इसके ऊपर तो अब मजीद बातचीत की जरूरत ही नहीं थी। दूसरी तरफ आला सिंध ने भी एक कमेटी बनाई है जो इसकी तहकीकात करेगी। तो भाई हम तहकीक का इंतजार कर लेना। आपका जो आपने जिससे मुतालबा किया, बिलावल भुट्टो साहब ने यही मुतालबा किया था ना कि आर्मी चीफ तहकीकात करवाएं, DGISI तहकीकात करवाएं। तो कोर कमांडर जो है वो कराची तहकीकात कर रहे हैं। जो नतीजा होगा, अगर जो जिसकी गलती होगी, जो हकीकत होगी वो सामने आ जाएगी। हमें सब्र करना चाहिए और हमें देखना चाहिए। हमें चीजों को, हम बदकिस्मती है हमारी ये, तो खाली मैं आज की बात नहीं कर रहा, माजी में भी यही होता है कि हम एक दूसरे को रगेदने के चक्कर में ये नहीं देखते कि इसका नुकसान क्या हो रहा है। आज हिंदुस्तानी मीडिया जो कुछ बातें कर रहा है, जो वो गलत बयानी कर रहा है, जिस अंदाज से वो दुनिया के अंदर शोर कर रहा है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के अंदर कोई पता नहीं कराची में कोई मार का हो गया है, तो हाफिज साहब इसकी कसूरवार मुल्की अपोजिशन तो नहीं है ना? ये तो फिर जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे ज्यादा आती है। देखिए बात ये जो भी होगा भाई, मेरे अभी तक मैं तहकीक करने तो नहीं बैठा, मैं तहकीकाती कमेटी का सरबराह नहीं हूँ। सही है, तहकीकात होंगी वो सामने आ जाएंगी। जो सिंध हुकूमत करेगी वो भी सामने आ जाएगा। जो वफाकी हुकूमत, यानी इस वक्त तो आर्मी चीफ ने जब ऑर्डर कर दिया है और कोर कमांडर कर रहे हैं ताकि सही है। लेकिन हाफिज साहब जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, दरवाजा होटल का तोड़ के लॉक, आपको क्या लगता है उससे सूरत हाल बिगड़ी नहीं है ज्यादा हुकूमत के खिलाफ, अपोजिशन के फेवर में? देखिए गुजारिश ये है, मैं ये समझता हूँ कि दरवाजा किसी का भी नहीं तोड़ना चाहिए। और ये किसने तोड़ा? ये सिंध की पुलिस ने तोड़ा ना, ये सिंध की पुलिस ने तोड़ा। इसलिए मैं कहता हूँ वो भी मेरी है। एक बात याद रखिए, हमने ये जो हमारे सलामती के इदारे हैं, वो पुलिस हो, बिल्कुल ऐसा, वो ISI हो, वो IB हो, वो स्पेशल ब्रांच हो, ये मेरे और आपके हैं। हमने अगर इनका जो मुराल है वो हमने डाउन करना है, हमने इन्हीं के ऊपर सियासत, हमारे पास सियासत करने के लिए और बड़ी चीजें हैं। तो इसलिए इंतजार करें जब ये तहकीकात सामने आ जाएंगी। मैं तो दोनों से ये कहना चाहता हूँ, मैं आपसे अर्ज करूँ, बल्कि तीनों से, सिंध हुकूमत से भी, मुस्लिम लीग नवाज से भी, तारीख इंसाफ के लोगों से भी, कि भाई तहकीकात का इंतजार कर लें। जब तहकीकात हो जाएगी पता चल जाएगा मुजरिम कौन है, कसूरवार कौन है। अच्छा ठीक, हाफिज साहब जो इस वक्त जिस वज़ीर आज़म के आप नुमाइंदा खुसूसी हैं, उस वज़ीर आज़म की हुकूमत के खिलाफ एक पूरी तहरीक शुरू हो चुकी है। 2 जलसे हो चुके हैं, गुजरावाला के अंदर, कराची के अंदर, अब कोयटा के अंदर जलसा होने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज आपको कैसी लगी? क्या वो आपको कॉन्फिडेंट नजर आए या प्रेशर में, दबाव में? अगर आप मेरे से सच्ची बात पूछे, पहली बात तो ये है कि हिज़्ब इख्तिलाफ का काम होता है। इमरान खान साहब भी यहाँ 126 दिन धरना दे के बैठे रहे, उन्होंने भी एहतजाज किया, उन्होंने भी जलसे किए। तो हिज़्ब इख्तिलाफ अगर हुकूमत के खिलाफ जलसा नहीं करेगी, मुजाहरा नहीं करेगी, आवाज बुलंद नहीं करेगी, हुकूमत की कमजोरियों को नहीं पकड़ेगी, तो वो हिज़्ब इख्तिलाफ तो नहीं होगी। लिहाजा हिज़्ब इख्तिलाफ का हक है कि वो जलसा भी करे, वो एहतजाज भी करे, जहां वो समझती है हुकूमत कमजोर है वहां पर अटैक भी करे। ठीक है, लेकिन मैं आपको सही बात बताऊं, मुझे तो इमरान खान साहब, मेरा उनसे बहुत पुराना एक ताल्लुक है जाती, मुझे तो इमरान खान साहब 1 मिनट के लिए कहीं परेशान नहीं नजर आए। ना ये मौजूद था हमारा, ये जलसा जुलूस, हमारा जो चीजें थी हमने उनके ऊपर बात की और अपनी बात करके। और आखिरी बात ये है कि अगर इमरान खान साहब के 126 दिन के धरने से, हमने उस वक्त भी कहा था, हमारा पाकिस्तान उलमा कौंसिल का उस वक्त भी ये मौकफ था, और डॉक्टर साहब को याद होगा, हम कहते थे कि ये धरनों से और इस तरह की से ना भेजी जानी चाहिए, ना घूमते जाती है। और एक अमल है, उसके जरिए पार्लियामेंट मौजूद है, बाकी मौजूद है, लेकिन जलसा करना ये अच्छी बात है। हुकूमत अभी जलसे कर रही है। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक शामिल करनी है। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक द शो नाज़रीन। प्रोग्राम में बात हो रही है कराची के वाक़े की। कैप्टन सफ्तर की ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तारी की गई, जिसके बाद सियासी बहस इस मौजू पर ही अभी घूम रही है, इसके गिर्द घूम रही है, और कोई और मौजू जो है वो अब तक सामने नहीं आ रहा। पोजीशन इस मामले से पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। 3 दिन हो गए, 3 दिन से मुसलसल यही वाक़या पाकिस्तानी सियासत का महवर और मरकज़ बना हुआ है। हसन मुर्जा साहब, आप भी कराची जलसे के स्टेज पर मौजूद थे। अब जो सूरत हाल बनी हुई है, जिस तरह से हमने देखा है कि मुराद अली शाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, नोटिस भी हो गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन आज भी बजाय इसके कि तहकीकाती कमेटी का इंतजार किया जाए या फिर मुराद अली शाह साहब की तरफ से तहकीकाती कमेटी नोटिफाई हो, आपके लोग जो है मुसलसल प्राइम मिनिस्टर पे अटैक कर रहे हैं, इदारों पे अटैक कर रहे हैं। इंतजार कर लें, पहले फाइंडिंग तो सामने आने दें। बहुत शुक्रिया समझ। देखिए, ये जो रुझान है ना कि प्राइम मिनिस्टर पे तनकीद की जाए, तो ये रिवायत भी इमरान खान साहब ने खुद ही रखी है। वो खुद ही फरमाते रहे 126 दिन के धरने में कि अगर बिजली महंगी हो जाए तो समझो वजीर आजम चोर है, अगर गैस महंगी हो जाए समझो वजीर आजम चोर है, अगर डॉलर महंगा हो जाए समझो वजीर आजम चोर है, अगर सानिया मॉडल टाउन हो जाए तो वो वजीर आजम और वजीर आला ही उसके जिम्मेदार हैं और वो ही कातिल है। ये सारी रिवायात की तो धज्जियां जो उड़ाई गई ये खान साहब ने खुद की। अब गुजारिश ये है कि इंतहाई सेंसिटिव मामला था, आईजी का अगवा हो जाना, एडिशनल आईजी का अगवा हो जाना, ये कोई मामूली बात नहीं थी। और फिर एक खातून है, एक पार्टी हेड है, वो अपने प्राइवेट रूम में है, अपने खामन के साथ है, और इस तरह दरवाजा तोड़कर उसको गिरफ्तार करना और फिर उसकी बेल हो जाना, ये सारा अमल जो है ये इंतहाई सेंसिटिव है। इसको जैसे अभी मैं सुन रहा था, ताहिर शर्वी साहब भी कह रहे थे कि इसमें एक नोटिस दे दिया गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। बिल्कुल बड़ा अहसन इकदाम है कि उन्होंने इस पे रिस्पॉन्ड किया और फौरन राब्ता भी किया और उस पे इंक्वायरी भी लगा दी। हमें उस इंक्वायरी की बिल्कुल इंतजार करना चाहिए। सही। लेकिन जहां तक ताल्लुक पॉलिटिकल लीडरशिप का है, जहां जो खुद खान साहब ने जो बीज बोया है वो काटना भी तो अब उन्होंने ही है। लेकिन वजीर इत्तलाह शिबली फराज साहब तो कह रहे हैं कि आप लोग बड़ा खतरनाक खेल खेल रहे हैं, आग से खेल रहे हैं। जरा सुन लें वजीर इत्तलाह आपके पर्टिकुलरली पीपल्स पार्टी के वाले से या सिंध हुकूमत के बारे में क्या बात करें, जरा सुन लें जी। इनको पता नहीं कि ये किस आग से खेल रहे हैं। इन्होंने जिस किस्म का माहौल पैदा किया है, इदारों को लड़ाने की कोशिश की है, जिस तरह से ये बेयकीनी बदअमनी फैलाना चाह रहे हैं, इनसे इनका हिसाब लिया जाएगा। वो शिबली फराज साहब कह रहे हैं जी आप आग के साथ खेल रहे हैं, आपको इसकी कीमत अदा करनी होगी। हसन मुर्जा साहब सर, हम शिबली के तो मेरा ख्याल है कि ना ही वो कोई इतने अहमियत के हामिल हैं कि उनको बात को इस हद तक लिया जाए। आग सर कौन है अहमियत का हामिल या आग से खेल रहे हैं। शिबली फराज साहब को थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रोल था सिंध के इस वाकया के अंदर, मैं कहता हूं कि अगर वो नेगेटिव सोचते तो शायद कुछ और हो जाता। उन्होंने तो पॉजिटिव सोचा, उन्होंने पुलिस को ऑन बोर्ड लिया, आईजी के घर गए, वहां पे सारों को उन्होंने कूल डाउन किया। ये पुलिस की फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि ये खुद पीपल्स पार्टी की क़यादत ने पुलिस वालों को ये कहा है कि आप लोग दें, रुख्सत की दरखास्तें दें। वो कह रहे हैं इसके पीछे सिंध हुकूमत थी, बिलावल साहब थे। देखें जी, वो तो शिबली फराज साहब का मौकफ हो सकता है। फवाद चौधरी साहब ये इल्जाम लगा रहे हैं सिंध हुकूमत पे पीपल्स पार्टी की क़यादत पर। ये उनका मौकफ हो सकता है ना, वो कोई आईओ तो नहीं है हमारे, वो कोई पॉसिबिलिटी की तो बात हो रही है ना। नहीं है, वो सियासी लोग हैं, उन्होंने सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी करनी है, सियासी बयानात भी देने हैं। ये तो पूरी कौम ने अब देखा है कि उसका बेनिफिशियरी कौन था, किसको फायदा पहुंच रहा था। ठीक है, इससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तो इदारों को चाहते हैं कि उनका ना टकराव हो, इदारे जो है वो मजबूत हो। ठीक है, इदारों को इस तरह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये ऐसा बात है कि इदारों का टकराव नहीं होना चाहिए। सारे इदारे मुल्क के इदारे हैं, पाकिस्तान के इदारे हैं, हम आहंगी के साथ काम आगे बढ़ना चाहिए। अब शिबली फराज साहब का शॉट दोबारा जरा सुनवा दें जी। ये खतरनाक खेल किसकी बात करें, जरा सुनाएं जी। इनको पता नहीं कि ये किस आग से खेल रहे हैं। इन्होंने जिस किस्म का माहौल पैदा किया है, इदारों को लड़ाने की कोशिश की है, जिस तरह से ये बेयकीनी बदअमनी फैलाना चाह रहे हैं, इनसे इनका हिसाब लिया जाएगा।
ये कौन बदअमनी फैला रहा है, कौन इदारों को लड़ा रहा है, ये कौन सा आग के साथ खेल रहा है, ये खतरनाक खेल के नताइज क्या होंगे? मैंने तो आपको बड़ी थोड़ी देर पहले ये सारी बातें मैं आपको बता रही थी और आप तब कह रहे थे कि ये नहीं, देखें मैंने बात की आईजी की तस्दीक हो गई, ठीक है, आईजी की तस्दीक होगी, पूरी पुलिस का मोराल गिर गया, लेकिन जब चीफ साहब की तस्दीक होती है तो क्या मेरे फौजियों का मोराल नहीं गिरता? यहाँ पर ये कहते हैं कि जी हम फौजियों को तो सलाम पेश करते हैं लेकिन हम वहां पर गालियां निकालेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? आप तो डिवाइड करें, पहले आपने फौजियों में और फौज को डिवाइड करने की कोशिश की, अब आप रेंजर्स को और उनको आमने सामने खड़ा करने की कोशिश करें। समर साहब बात वही होगी, बात रिपीट होगी। पुलिस की ट्वीट आती है, आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ती हूं, उन्होंने कहा कानून के तहत हमने क्या, जमानत के लिए जाते हैं, जमानत पर जाकर वो कहते हैं कि जी हम तो जमानत नहीं देना चाहते इनको। 35 घंटे गुजर जाते हैं। मुराद अली शाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप निकाल लें, क्या उन्होंने कहीं कहा कि रेंजर्स उठा के ले गई हमारे आईजी को? उसके बाद बिलावल साहब आते हैं, उनका स्टैंड क्या होता है? उसके बाद जी ऑल ऑफ अ सडन छुट्टी की दरख्वास्तें आती हैं। चीफ साहब तो मेरी तलाश है कि चूंकि मुराद अली शाह साहब ने नहीं ये बात की तो इसलिए बिलावल साहब को खुद आना पड़ा मैदान में कि वो खुल के बात नहीं कर सके, प्रेस कॉन्फ्रेंस खुल के नहीं कर सके। बिलावल साहब डिससैटिस्फाइड थे, गैर मुतमईन थे मुराद अली साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। आपको ये कह रही हूं कि ये जो बार-बार आके नारे लगाते हैं ना कठपुतली कठपुतली, ये कठपुतलियां हैं जिनको अपने आईजी का नहीं पता कि वो 4 घंटे कहां पर गायब रहा है, जिनको ये नहीं पता कि होटल के कमरे टूट गए। हमें पता है, हमने बताया तो बड़े खतरनाक इससे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। बताएं ना, यही तो हम कह रहे हैं। इंक्वायरी का आप भी वेट करें, मैं भी वेट कर रही हूं, स्टेटमेंट्स ना दिया करें। फिर शिबली फराज साहब को भी नहीं देनी चाहिए स्टेटमेंट ना, किसी को नहीं देनी चाहिए। फराज साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये इरादों को लड़वाना चाहते हैं। वो ठीक कह रहे हैं, ये कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, ये कर रहे हैं, सबके सामने है। देखिए मेरी बात सुने, मेरे ख्याल में तो पीडीएम का ना वो जिसे कहना चौराहे में इनकी हंडिया वैसे ही फूट चुकी है। वो कहते कुछ है करते कुछ है। नवाज शरीफ साहब की तकरीर वो नहीं होने देते, कोयटा जलसे में ये नहीं जा रहे, गिरफ्तार ये उनके दामाद को करवाते हैं, दरवाजे ये उनके तोड़ते हैं, पुलिस को ये पहले कहते हैं जमानतें नहीं देनी, फिर उसके बाद ये पुलिस से जाके वही फोटो स्टेट जो छुट्टी की दरख्वास्त है। चले इसको डिस्कशन को कंक्लूड इधर ही कर देते हैं कि ये दोनों तरफ से बयानात आने के बजाय इंतजार करना चाहिए दोनों तहकीकाती रिपोर्ट्स का, वो क्या रिपोर्ट सामने आती हैं, जो भी जिम्मेदार है फिर उस पर ज़रूर तनकीद कीजिए। अब ज़रा गुफ्तगू को हमने आगे भी बढ़ाना है और मामला है इमरान खान साहब का, जिन्होंने पिछले हफ्ते ये बात की थी कि अब आपको बदला हुआ इमरान खान नज़र आएगा। अब जो अपोजिशन के रहनुमा हैं, जो पाबंद सलासल हैं, उन्हें आम कैदियों वाली जेल में रखा जाएगा। वो क्या बयानात थे, क्या दावे थे, ज़रा सुनाए जी। नया इमरान खान बन गए। ये जो अब आप इमरान खान देखेंगे, ये एक मुख्तलिफ इमरान खान आने लगा। मेरे नीचे जो अदारे हैं उनको मैं अब खुद तैयार करूंगा। इस मुल्क में वो लोग जिन्होंने चोरी करके मुल्क को लूट के पैसा बाहर लेके गए हैं, इंशाल्लाह एक एक को हम पकड़ेंगे। अब से कोई इनको वीआईपी जेल नहीं मिलेंगे, इनको आम कैदियों की तरह हम रखेंगे। अच्छा, ये 3 बड़े दावे थे जी। एक तो आपको बदला हुआ इमरान खान नजर आएगा, नया इमरान खान नजर आएगा और अपने मातहत इदारों को इस्तेमाल करेंगे। वो अपने मातहत इदारों को कराची के अंदर इस्तेमाल मुबैना तौर पर किया है तो उसके नताइज आपने देख लिए। सिचुएशन सारी मिस हैंडल हो गई। फिर बदला हुआ इमरान खान, अब जो अपोजिशन के रहनुमा जेलों में हैं उनको आम कैदियों के साथ रखा जाएगा, उन्हें अच्छी जो है वो जेल में नहीं रखने दिया जाएगा। आज लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब को B क्लास जो है वो जेल में मिल गई है और ये उनको इसमें उनका ये राइट भी है एज़ पर जो जेल मैनुअल है, जेल के जो रूल्स हैं उसके तहत। इसको चेंज जब तक आप नहीं करते खान साहब, तब तक आप नहीं डाल सकते उन्हें आम कैदियों के साथ। और रही बात एहतसाब की तो वो आपके सामने है। तारिक फजल चौधरी साहब, कैसे लगे आपको बदले हुए इमरान खान साहब? देखिए ये जो बयान है, पहले मैं सबसे पहले इस पे बात करूंगा कि अब आपको बदला हुआ इमरान खान नज़र आएगा। ये उनका अपनी पिछले 2.5 साल में नाकामी का एतराफ़ है कि भाई वो इमरान खान जिसने तब्दीली का नारा लगाया, जिसने जैसे हमारे भाई अभी कह रहे थे कि जिसने पाकिस्तान की तमाम निज़ाम में ख़राबियों की जड़ का ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म को ठहराया जब हम हुकूमत में थे और कहा कि इन सब की वजह यह है कि वज़ीर आज़म करप्ट और चोर होता है तो ये माशरे में तमाम और निज़ाम में तमाम ख़राबियाँ आती हैं। लंबी फहरिस्त है उन तमाम ख़राबियों की और मैं ये सारी दूर करूँगा। और जब अब वो 2.5 साल में इसमें नाकाम हुए हैं बुरी तरह, तो आप वो कह रहे हैं आपको बदला हुआ इमरान खान नज़र आएगा। वो तो अपोजिशन के लिए कह रहे थे, अवाम के लिए नहीं कह रहे थे कि 2.5 साल बाद कौम को कह रहे हैं कि अब देखना
चौधरी साहब वो आपके लिए कह रहे थे होगा नहीं, मफहूम लेना आप, सही है, मफहूम को समझें, आप मफहूम को समझें। नहीं, उन्होंने बता दिया था साथ ना, उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया था साथ, आपको इमरान खान क्यों बदला हुआ नजर आएगा कि किसी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होंगे। दूसरी बात, एहतसाब के हवाले से आ जाएं। जी जी मेरे भाई, अगर एहतसाब के हवाले से भी आप बात करते हैं ना, उसमें भी ये नाकाम है। कितनी दौलत ये वापस लेके आए हैं। वो जो वजीर इनका कहता था कि इतने अरब इसके मुंह पे मारेगी, इतने उसके मुंह पे मारेगी, वो किधर है वो 100 अरब? वो माई फिर रही है IMF वाली के लाओ यार 100 अरब मेरे मुंह पे मारो। वो ढूंढ रही है उस वजीर को, मारो उसके मुंह पे 100 अरब। वो कहाँ से पैसे आप लाएं पैसे यार? मैं कहता हूँ कि मैं खुदा की कसम दिल से कह रहा हूँ, जिसने पाकिस्तान का 1 रुपया भी लूटा है उसे सजा दें, कौम को बताएं। आप शहबाज शरीफ पे इल्ज़ाम लगाई जा रहे हैं, जरदारी साहब पे इल्ज़ाम थे, और जो कुल्फ़ी वाले के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, फलूदे वाले के अकाउंट में आ रहे हैं, उन अकाउंट की तफसीलात कौम के सामने रखें कि ये अकाउंट है भाई, फ़लाँ बैंक में है, इसमें इतने इतने पैसे आए हैं और इसमें हम इनको सज़ा दे रहे हैं। बात ख़त्म, कुछ भी नहीं निकल रहा। दूसरी बात, मियां नवाज शरीफ की वापसी के लिए भी खत लिख दिया गया है। खान साहब ने जो कहा था कि उन्हें लेके आएंगे वापस, वो शहजाद अकबर साहब ने खत लिखा है बरतानवी हुकाम को कि मियां साहब को फौरी तौर पे पाकिस्तान के हवाले किया जाए। बात हो रही है, आपने खुद एक बात कर दी है। अपोजिशन ने, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने कभी दरख्वास्त नहीं की, मरियम नवाज ने कभी दरख्वास्त नहीं की कि हमें जेल में कोई गैर मामूली सहूलियात दी जाए, बिल्कुल भी नहीं। जेल मैनुअल, जो जेल कवानीन होते हैं उसके मुताबिक जो उन्हें एंटाइटल्ड है, बिल्कुल आप ये कहें कि जेल में जो क्लास, जो सहूलतें, जो बैरक दी जाती है या मिल सकती है, वो नहीं मिलती है। शाहिद खाकान को आपने रखा काल कोठरी में जहाँ पे सजाए मौत के कैदी रखे जाते हैं। राना सनाउल्लाह को आपने रखा वहाँ पे जहाँ पे सजाए मौत के कैदी होते हैं। 6 फुट जो है वो शाहिद खाकान साहब की जो पूरा वो सेल था, उनका कद जो है 6 फुट 4 इंच है, और जो सेल है उसकी लंबाई जो है 6 फुट है। और आप कह रहे हैं जी कि हमने बड़ा होने को वहाँ पे, मेरा ख्याल है कि बड़े गद्दे लगा के दिए उन्हें और बड़ा हमने उन्हें वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ दी। क्यों लोगों को गुमराह करते हैं, क्यों लोगों से झूठ बोलते हैं? ये टीवी के ऊपर आप आके आप जो सारी बातें करते हैं, हम कह रहे हैं कि आप करप्ट लोगों को पकड़ें, एक बात। दूसरी बात ये कि जो करप्ट आपने अपने दाएं और बाएं बिठाए हुए हैं, जो आटा चोर हैं आपके दाएं बैठते हैं, जो चीनी चोर हैं आपके बाएं बैठते हैं, दवाइयों का चोर आपका सेक्रेटरी जनरल है जनाब इमरान खान साहब, आप चेयरमैन PTI हैं, और जिसने 400% दवाइयाँ महंगी की हैं, 6 अरब रुपया खा के दवाइयों वाले माफिया से, वो आपका सेक्रेटरी जनरल है जिसे आपने वजीर के ओहदे से हटाया है। BRT में जो करप्शन हुई है उस पर इमरान खान साहब आपकी गवर्नमेंट ने स्टे लिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट से कि इस करप्शन पे तहकीकात नहीं हो सकती। BRT चल पड़ी है, बसें जल रही हैं वहाँ पे, बसें चल नहीं रही, जल रही हैं, और आपने स्टे लिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट से कि इसमें करप्शन की तहकीकात नहीं हो सकती। ठीक है, ये तो 2 मैंने आपको बताई हैं, लंबी चौड़ी फहरिस्त है। ठीक है, ये चोर जो आपके साथ बैठते हैं, आपकी कश्ती में सवार हैं, वो सारे तो आप ये कहें कि दूध में धुले हुए हैं, उनकी करप्शन आपको नजर ही नहीं आ रही। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में इस वक्त करप्शन हो रही है, पंजाब में बुरा हाल है। आपके डिप्टी कमिश्नर्स, आपके SPs, पार्लिमानी लीडर बैठे हैं पंजाब का, उन्हें कहें कि खुदा को हाजिर नाज़िर बताएं कि क्या पैसे नहीं लिए जा रहे पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग्स के। पूछे उनसे, आपको बताएंगे वो क्या हालात हैं ग्राउंड पे। चले मैं जरा इस पे हसन मुर्तज़ा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लूं, फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। में जाएं जो लोग भुगत रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं, हसन मुर्तज़ा साहब से जाके क्या हालात हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, बदले हुए इमरान खान साहब, उन्होंने, अब जाहिर है वो तो यही था कि जो लोग जेल के अंदर हैं उन्हें बाहर नहीं आने दिया जाएगा, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं आएंगे, और ये तो ये भी शो कर रहा था कि शायद वो ये भी चाह रहे हैं कि जो लोग बाहर हैं उन्हें भी अंदर डाला जाए, और कैप्टन सफ्तर जो है उनकी गिरफ्तारी भी उसी की एक झलक नज़र आती है हमें, शायद वो ये चाह रहे थे। लेकिन कैप्टन सफ्तर के मामले पे तो मामला सारा उलझ ही गया। बहरहाल अब क्या लग रहा है आपको, आने वाले दिनों में अपोजिशन पे मजीद घेरा तंग किया जाएगा, मजीद रहनुमाओं की गिरफ्तारियां हो सकती हैं? देखें समर, गिरफ्तारियों से तो ना कोई पार्टी ने कभी कहा है कि हमें ना करो, ना नून लीग ने कहा है। गिरफ्तारियां तो मैटर ही नहीं करती। जिस मुल्क के वजीर आजम को ये नहीं पता कि वो ना किसी को मावराए आइन, मावराए कानून जेल में डाल सकता है, ना जेल मैनुअल से हट के वो किसी के साथ सलूक कर सकता है, ना ही अब ये कोई 60s या 70s में हम रह रहे हैं कि किसी को पता नहीं होगा कि जेल में लोगों के साथ क्या सलूक हो रहे हैं। तो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, आपके मीडिया की जो अवेयरनेस है, आज तो बच्चे बच्चे को पता है
इमरान खान साहब किस कानून के तहत हमारी सहूलतें जो हमें कह रहे हैं कि बंद कर दूंगा, क्या अपोजिशन का कर सकते हैं जी? हमारे खिलाफ आइन और कानून से हट के इमरान खान साहब एक सिंगल अल्फाज भी कहेंगे तो लोग उनको छोड़ेंगे नहीं। खुद जिस आदमी को डॉलर का पता चलता है टीवी से और वजीर आजम होने का पता चलता है बीवी से, आज वो भी हमें ये बात कह रहे हैं कि 4 घंटे तक आईजी जो है वो गायब रहा और हुकूमत को पता ही नहीं चला। हुकूमत ने अब आईजी की कोई सिक्योरिटी तो नहीं ना करनी। आई एक इदारे का सरबराह है, उसका इदारा मौजूद है, उसने उसकी सिक्योरिटी करनी है, उन्होंने उसकी निगरानी करनी है। जिस वक्त पीपल्स पार्टी को पता चला, पीपल्स पार्टी ने तो उस तसादम को रोका, पीपल्स पार्टी ने तो उस पे सारों को ऑन बोर्ड लिया। चेयरमैन बिलावल ने रिक्वेस्ट की, मुतालबा किया कि इस पे कमेटी बनाई जाए और कमेटी के जरिए तहकीकात करवाई जाए, और हम आज भी उसका इंतजार कर रहे हैं। चले, वो कमेटी बन जानी चाहिए थी। वो 2 दिन से हम सुन नहीं रहे मुराद अली शाह साहब की कमेटी बननी है, वो अभी तक बनी नहीं है, पता नहीं कब तक बनेगी। मेरी समर बात अगर मुकम्मल हो लेने देते तो जी मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि 2.5 साल में इस मुल्क का बेड़ा गर्क का निश्चित तौर पे किया गया है। उन्हें ख्याल आया है कि मैं बदला हुआ इमरान खान सामने आऊंगा। क्या बेहतर होता कि जब नवाज शरीफ का लेटर लिख रहे हैं वापस लाने का इंटरपोल को या किसी इदारे को, तो तरीन का भी साथ लिख देते। तो सजा याफ्ता नहीं है, सजा याफ्ता नहीं है, वो पकड़ कर ले आए, सजा याफ्ता नहीं है, किसी अदालत से मफरूर नहीं है हसन मुर्जा साहब जी। ना वो सजा याफ्ता है मियां साहब की तरह, और ना वो किसी अदालत से मफरूर हैं, ना उनका कहीं इश्तिहार लगा हुआ है। जो आदमी वो लूट कर चला जाए उसको पूछने वाला नहीं है। लेके जाए ना, लूट के चले गए, लेके जाए अदालत में केस लेकर जाए, जिस तरह से इमरान खान साहब आप लोगों के केस लेकर गए थे अदालत में। बहरहाल लेके जाएंगे ना जी, ये पता नहीं कब लेकर जाएंगे। हो रही है खान साहब तो पिटिशनर बन के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, आप भी पिटिशनर बने, केसेस लेकर जाए सर। ठीक है, सुन लेना सर, सुने समर, कौन इश्यूज इसीलिए छेड़े जाते हैं कि इश्यूज से तवज्जो हट जाए। आप एक नॉन हर रोज खड़ा कर देते हैं कि तवज्जो हटी गए। मेरे लिए तो हसन मुर्जा साहब सबसे बड़ा इशू है महंगाई। मेरे लिए प्रोग्राम देखने वालों के लिए सबसे बड़ा इशू है महंगाई, और उस महंगाई का इशू जो है बहुत पीछे चला गया, बाकी मामला सारे आगे आ गए, उसको हमें डिस्कस करना चाहिए। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ। ठीक, सबसे बड़े मुजरिम तो जो है वो खान साहब खुद फॉरेन फंडिंग केस में है, जो उनकी अपनी पार्टी ने उन पे इल्जाम लगाए। चले, उनके लिए भी वो पेश नहीं, ठीक है, अभी उन्होंने स्टे लिए हैं। आलिया हमजा साहब काफ़ी बेताब हो रही हैं जवाब देने के लिए, चूँकि काफ़ी तनकीद आ चुकी है अपोजिशन के कैंप की तरफ से। लेकिन आप पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा ज़रा बता दूं कि महंगाई की सूरत हाल क्या है। कैबिनेट के अंदर आपके अपने वजीर जो हैं वो सवाल कर रहे हैं, आज अवाम महंगाई से शदीद तंग है, बहुत परेशान है। और कल चंद साहब ने काबीना के इजलास के अंदर वो फट पड़े और उन्होंने सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि चीनी के हवाले से कमीशन भी हमने बनाया, चोर भी हम कहलाए। चीनी कमीशन में सिर्फ मखसूस अफराद को फिक्स किया गया। फौरी तौर पर गंदम की इमदादी कीमत बढ़नी चाहिए, सपोर्ट प्राइस। मेरे इलाके में 3 शुगर मिल्स हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। शहजाद अकबर चीनी माफिया के खिलाफ इंक्वायरी के नाम पर धोखा देते रहे। इंक्वायरी के बाद चीनी सस्ती नहीं होनी थी तो मखसूस लोगों को टारगेट करने की क्या ज़रूरत थी। और नाजरीन, मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। अब सूरत हाल जहाँ तक आ गई है कि पहले जो शुगर मिल्स मालकान हैं उन्हें शुगर माफिया कहा गया, डराया गया, धमकाया गया, नैब के केसेस करेंगे आपके खिलाफ, FI आपको पकड़ेगा, FER आपको पकड़ेगा। लेकिन मेरी इत्तलात है, कन्फर्म इत्तलात हैं कि अब कुछ वज़रा शुगर मिल्स मालकान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस्तदा कर रहे हैं कि किसी तरह से चीनी की कीमत कम कर दी जाए। ये रिट है हुकूमत की। आलिया हमजा साहिबा जी। हाँ जी, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये यहाँ पर अभी तारिक साहब जो है बड़ी वो कर रहे थे, जरदारी साहब को बहुत कर रहे थे कि जी करप्शन पे तो उनके कोई केसेस नहीं है। तो समर साहब आपको भी याद होगा, उनके तो सारे केसेस इन्होंने बनाए थे करप्शन के, इन्होंने उनको अदालतों में घसीटा था। हम तो वही केसेस आगे, जो पूरी GIT बनी थी वो इनकी बनाई हुई थी। तो आज ये सारे मोमिन हाजी सब कुछ हो गए क्योंकि ये एक कैंप में बैठे हुए हैं। ये एक शख्स के अगेंस्ट बिल्कुल इसलिए सफा रहा है। ये आज की रिपोर्ट्स हैं, ये पिछले 3 महीनों में ये जो
यहाँ पर शोर आकर डालते ना, जिस पर आज बात होनी चाहिए थी। करंट अकाउंट 20 अरब का छोड़ के गए थे, आज हमने सरप्लस कर दिया है। प्राइमरी बजट सरप्लस कर दिया। जरा सुनिएगा, हमारी LSM की, जी एक सेकंड में सब बता रही। देखिए अब एक सेकंड देखिए, जब आपके मुल्क को नोचा घसोटा गया हो ना, आपके मुल्क को इस तरह जख्मी करके ये लोग लूट के खा गए हो ना, टाइम लगता है। ये रिफॉर्म्स हैं जो आज आना शुरू हुए हैं। रेवेन्यू आपका बढ़ना शुरू हुआ है, रेमिटेंस आपकी बढ़ना शुरू है, एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ना शुरू हुई है। जो जो जख्म ये लगाकर गए थे ना, भर रहे हैं। आज ये जो तड़प रहे हैं ना, ये जो जलसे जुलूस, ये बचाओ आल बचाओ माल बचाओ करप्शन बचाओ, एक रीजन है, इन्हें पता चल गया है अगर ये हुकूमत यहां सस्टेन कर गई, प्राइम मिनिस्टर तड़पने से ज्यादा आपको आम बंदे के तड़पने की फिक्र अगर हुई तो ये तहरीकें खुद ही दम तोड़ जाएंगी। सर मैं आज आपको बता रही हूं, जितना दर्द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को इन आम बंदों का ना, इनकी तरह से नहीं है। उनको लूटेंगे और अपने बच्चों के लिए बाहर जाकर जायदादें बनाएंगे। वो कोई सरे महल खड़ा नहीं करेंगे, वो कोई एवन फील्ड खड़ी नहीं करेंगे, वो कोई शुगर मिल्स नहीं लगाएंगे। किलो कब मिलेगी? मेरी एक बात सुन ले, जो आपको मिली थी 55 रुपए मिली थी, आटा कब मिलेगा? 35 रुपए जो आपको मिला था 35 पे। मेरी पार्टी एक आम आदमी को रिप्रेजेंट करती है। हमारी जितनी भी एफर्ट्स हैं, देखिए मैं इसीलिए तो ये बताना चाहती थी ना कि स्लो प्रोसेस है, लेकिन अब सिर्फ अवाम की बात होगी। ये तोपों का रुख करेंगे, ये हर तरह की महीना बता दें, चले महीना साल बता दें कब होगा ये। अब अवाम को रिलीफ देने का वक्त आ गया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, ये सारी चीजें, इकोनॉमी हम सही डायरेक्शन में ले गए हैं। आपके सामने सारे फिगर्स हैं। जब पूरी दुनिया की एक्सपोर्ट कम हो रही है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ रही है। रेमिटेंसेस जो ये कहते थे ना, डॉलरों की बरसात होना शुरू हो गई है। लोग लेकर आ रहे हैं। कि इससे आम आदमी को क्या फायदा हो रहा है? सर एक सेकंड, क्या आटा सस्ता हुआ, चीनी सस्ती हुई? यहाँ पर सबने तकरीरें की। वो जो थे ना लॉकडाउन लगाने वाले, आपके सामने चीफ इकोनॉमिस्ट है जो आपका यूएस का और आपके वर्ल्ड बैंक का, वो क्या कह रहे हैं? $10 ट्रिलियन हमारे बच जाते अगर हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की कोविड पे पॉलिसी अपनाते। इन लोगों की क्या सिचुएशन है? लॉकडाउन भी सबसे ज्यादा किया, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया, बंदे भी सबसे ज्यादा मरे, मार्च भी तबाह हो गया। साल बता दें कब महंगाई कंट्रोल में आएगी? आम साल भी हमारी हुकूमत का है, महीना भी हमारी हुकूमत का, और सिर्फ अवाम को रिलीफ खान साहब देंगे। खान साहब कमिटेड है। लेकिन मेरी एक बात सुने, किस महीने में, किस साल में? हमने ये सारी रिफॉर्म्स लाकर अब आटा चीनी सब सस्ता होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब सब कुछ करके देंगे। सहूलत बाजार लगने लगे। 2021 बड़ा क्रूशियल महीना है। सहूलत बाजार लॉन्ग मार्च हो रहा है, ये सस्ती हो जाएगी। सहूलत बाजार आपके लगने लगे हैं। आपके 194 सहूलत बाजार, सस्ते बाजार आपके KPK में लगने लगे हैं। बेसिक नेसेसिटीज आटा सस्ते बाजार में कितने रुपए किलो मिल रहा है? मेरी एक बात, अच्छा अब आटे की बात करें ना, 860 रुपए आपका पंजाब में मिलता था, सिंध में 1200 का मिलता था। माने देखें आप अपनी प्राइसेस। आज बाजार में कितने का मिल रहा है मुझे बता दें। इन्होंने आपको पता है, ये तो अच्छी बात है आपने इसको किया। आपको पता है कि इन्होंने आटा रिलीज ही इन्होंने किया ही नहीं। सिंध वालों ने आज हुकूमत आपकी है, आज हुकूमत आपकी, आपके रेट दिखाएं बार-बार ये कहना हाथ सब कि होर्डिंग हो गई, वो इंतजामी मसला है। अमेंडमेंट हमें कम रह गया टाइम आपके पास। जी चौधरी साहब आप कंक्लूड करें जरा, क्योंकि मेरे पास टाइम बड़ा कम रह गया। ठीक है, महंगाई के मामले पे बात करें चौधरी साहब, ये बाकी चीजें सारी पीछे रह जानी। आज आम बंदा बड़ा परेशान है। पीछे रह जानी आम बंदे। मैं महंगाई मैं एक ही बात करूंगा कि कोई इन्हें खौफ खुदा नहीं है। फैसल वाडा साहब ने भी एक प्रोग्राम में आके कहा था, 4-6 हफ्तों की बात है, पाकिस्तान में नौकरियां ज़्यादा होंगी और नौजवान कोई बेरोज़गार रहेगा नहीं। ये मोहतरमा की भी क्लिपिंग जो इन्होंने कहा है कि ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, सब सस्ता हो रहा है, ये भी बार बार सोशल मीडिया पे चलेगी। मैं अभी आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि ये जो फिगर लेके आते हैं ना, और जो अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है, और करंट अकाउंट डेफिसिट और रेमिटेंस, एक्सपोर्ट, फॉरेन रिजर्व, इसके तावीज बनाएं, तख्तियां बनाएं, गले में लटकाएं और पूरे मुल्क में फिरें। इससे किसी को गर्ज नहीं है। जिनको आप चोर कह रहे हैं ना, उस दौर में, मैडम सुने, आप सुने मैडम, एक मिनट सुने जरा, एक मिनट जरा खामोश रहें आप। जिसको आप चोर कह रही हो ना, सुनो जरा एक मिनट, आप सुने एक मिनट। जैसे आप चोर कह रही हैं, उनके दौर में आटा था 50 रुपए, अब 500 रुपए का, आज 1500 का है। जिनको आप चोर कह रहे हैं, 50 रुपए की थी, मतलब आज वो चोरी करने से बाज आ जाएगी। आज वो 110 रुपए की है।
दवाइयाँ 400% महंगी हो गई हैं, चोर आप हैं और बेशरम भी हैं। ठीक है, चले अल्फाज का चुनाव जरा एहतियात से करें, किसी को बेशरम किसी के आपको कारकर्दगी पे तनकीद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं यहीं पे डिस्कशन को समेटता हूँ। नाजरीन, हुकूमत के लिए हम बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि अपोजिशन की तहरीक से बड़ा चैलेंज होगा महंगाई, और महंगाई को कंट्रोल कर लिया तो ये तहरीकें जो हैं खुद ही दम तोड़ जाएंगी। आज की शो में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।